हेलो फ्रेंड, मैं आदित्य वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं। इंडियन ज्योग्राफी में आपका जो चैप्टर है जो क्या है, तट, मैदान और घाट के बारे में आज पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर से ज़रूर करें। ठीक है, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तट, मैदान और घाट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तटीय मैदान और भारत के घाट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। भारत जो है वो 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, जो पहले देख रहे हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में कहाँ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इतना तो समझ रहे हैं। अब भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो जिसकी लंबाई क्या है तट रेखा की, 6100 किलोमीटर, और द्वीपों की तट रेखा को मिलने से तो कुल कितना लंबाई हो रहा है, तो 7516 किलोमीटर की कुल तट रेखा है। ठीक है फ्रेंड, अगर बात करें भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिएगा फ्रेंड, कौन कौन से हैं। गुजरात होते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्री तट से लगी हुई है। इसमें देखिए सबसे लंबी तट रेखा जो है वो किस राज्य की है, तो गुजरात की। कितना है, 1214 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम तट रेखा जो है वो गोवा की है, जिसकी लंबाई क्या है, 101 किलोमीटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर क्या बात करते हैं, देखिए तो सबसे ज्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन, अंडमान निकोबार, जो कितना 1962 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए ये तट रेखा जो है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, आगे बात करते हैं भारत के तट की। तो भारत का ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, पूर्वी तट, और ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, पश्चिमी तट। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला जो है उसे देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला जो है वह पश्चिमी घाट कहलाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? ठीक है, किसे कहा जा रहा है, समझ में आया, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है फ्रेंड, पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी घाट जो है महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है घाट है एक्चुअल में क्या है, घाट पठारों की ढलान ही है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से तट रेखा पर फैला 10 से 30 किलोमीटर तक का सक्रिय मैदान जो है क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। क्लियर हुआ? आपको घाट किसे बोला जा रहा है, मैदान किसे बोला जा रहा है, ठीक है फ्रेंड, और तट किसे बोला जा रहा है, कि हमने अच्छे से समझा। ठीक है, समझ लिया है। ठीक है, पश्चिमी तट की बात करें तो फ्रेंड बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। गुजरात से लेकर क्या दमन तक, ठीक है, का जो भाग है इसे देखिए क्या क्या बोलते हैं, तो काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, दमन से लेकर गोवा तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोंकण तट मैदान। ठीक है, गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो भाग है केंद्रा तट के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक से केरल का जो भाग है वो क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। जो आपको क्लियर हुआ, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट क्या है, ये जो है पश्चिमी घाट के ही नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको पूर्वी तट की बात करें तो देखिए तमिलनाडु जो कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो ये तट है इसे क्या कहलाया जाता है, कोरोमंडल तट कहलाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे रखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि कन्याकुमारी को ही केम कॉमरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा इस नाम से लेकर। ठीक है, केम कॉमरिन भी कहा जाता है क्योंकि कन्याकुमारी को। आगे देखिएगा, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल का जो भाग है ये क्या कहलाता है, डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, इसे क्या होता है, डेल्टा क्षेत्र। और जिस क्षेत्र में फैले मैदान किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाने वाला जो है कहा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर मिलते हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं, जहाँ पर दोनों घाट मिल रहे हैं। तो फ्रेंड नीलगिरी पहाड़िया को सर्वेक्षण चोटी
जो है दोरा बेट्टा के नाम से जाना जाता है, दोरा बेट्टा, ठीक है। अब नीलगिरी पहाड़ियों की जो रानी के नाम से जाना जाता है, इसे पहाड़ी में ऊटी नाम प्रसिद्ध है ना, इसी पहाड़ी में, जो टूरिस्ट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ज़्यादा परिचित है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण कराती है, ठीक है फ्रेंड। और पश्चिमी तटीय मैदान के जो है ज्वारमुख एस्चुरी का निर्माण कराती है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए हम बात करते हैं क्या होता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कॉम्पिटिटिव ज्ञान चैनल को, तो सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें से, ताकि और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बताते हैं आगे टॉपिक को क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के आसपास जो तटीय मैदान है, महानंदी नदी का डेल्टा क्षेत्र उल्कन मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड। इतना तो समझ में आया। अब देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से भी ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ठीक है फ्रेंड, इतना तो समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे की। देखिए फ्रेंड, दुनिया में ऊंचाई नापने के लिए वैज्ञानिक को एक ऐसे पॉइंट की जरूरत थी जो समान रहे, मतलब इसमें चेंजिंग हमको देखने को न मिले। तो वैज्ञानिक ने देखा कि समुद्र से अच्छा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। कारण यह है कि समुद्र की जो पानी है समान रहती है और पृथ्वी पर 70% भाग पर समुद्री है। दुनिया में ऊंचाई नापने के लिए समुद्र की सतह की औसत ऊंचाई को बेस माना गया। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र तल की जो पृथ्वी से केंद्र की दूरी जो है वो बराबर नहीं होती है। चट्टानों के मोटाई के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकती है। इसी कारण से समुद्र तल की जो पृथ्वी के केंद्र की जो दूरी जो है वो बराबर नहीं होती। इसलिए हर एक देश में अपने सर्वेक्षण के अनुसार किसी एक जगह में के समुद्री तल को बेस मान लिया गया है। तो भारत में चेन्नई तट स्थित समुद्री तल को बेस माना गया है। क्लियर हुआ। तो चलिए अब देखते हैं इससे आगे। तो इससे रिलेटेड देखिए फ्रेंड, पारदर्शिक समुद्र सीमा जो है जिसे टेरिटोरियल सी भी कहा जाता है, ये तटीय जल का एक ऐसा बेल्ट होता है जो भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला है। इसे देखिए क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को जो है वो पूरा अधिकार दिया गया है। एक समुद्री मील कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 12 समुद्री फैला जो क्षेत्र है आधार जो रेखा से, वो क्या कहलाता है? पारदेशिक समुद्री सीमा, मतलब टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, समीपस्थ मंडल की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल जोन की बात करते हैं तो भारत की आधार रेखा जो है 24 समुद्री मील तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार है। इसके बाद देखिए अनंत आर्थिक अधिकार की बात करते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, द्वीपों के निर्माण के अधिकार और प्राकृतिक संसाधन के दोहन के अधिकार है। तो क्लियर हुआ है, इस चीज़ को आप जान गए। आपको समुद्री सीमा जो है, ठीक है फ्रेंड, कौन कौन से? प्रादेशिक समुद्री सीमा हो गया, समीपस्थ मंडल हो गया, अनंत आर्थिक अधिकार हो गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको याद रखिएगा फ्रेंड।